स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। और वैसे तो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आने वाले हैं और आउटगोइंग आर्मी चीफ साहब ज्यादा न्यूज में हैं, बाजवा जी, क्योंकि बाजवा ने बड़ा सही बाज लगाया है यहाँ पे और बड़ी सही बाजी खेल गए हैं बाजवा साहब, क्योंकि 500 करोड़ का स्कैम निकल के आ रहा है कि इनकी फैमिली के बारे में अभी एक टैक्स फाइलिंग्स का इंफॉर्मेशन आई है, जिससे ये पता चला कि भाई इनकी फैमिली तो बिलियनियर बन गई और बाजवा साहब के खुद के एसेट्स इतने ज्यादा ग्रो कर गए हैं। तो हम बात करेंगे इस 500 करोड़ के स्कैम में और ये अमीर जो जनरल्स हैं पाकिस्तान के, इनके बारे में बात करेंगे और ऐसा भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में जो आर्मी जनरल्स हैं उनके पास इतना ज्यादा फ्रीडम या ऑटोनॉमी क्यों नहीं होती जितना पाकिस्तान के जनरल के पास होती है। बिकॉज डिफैक्टो आप एक तरीके से बोल सकते हैं टेक्निकली सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में सिर्फ कहने के लिए होती है, रूलर तो बेसिकली यही लोग होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि नए पाकिस्तान जनरल जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट हो गए हैं और आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमार जावेद बाजवा जो हैं वो जिनको सबसे पावरफुल आदमी माना जाता है। जनरली जो आर्मी चीफ होते हैं वो सबसे पावरफुल ही होते हैं पाकिस्तान में, बिकॉज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट जज, उतना ज्यादा उनका रोल वहां पे पाकिस्तान में नहीं होता। तो 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। बट एक रीसेंट रिपोर्ट आई है और टैक्स फाइलिंग्स का डेटा आया है जिसकी वजह से पता चल रहा है कि लगभग लास्ट 6 सालों में इनकी जो एसेट है और इनकी वेल्थ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो गई। तो अरबपति बन गए हैं बेसिकली ये लोग। तो इसके बारे में और डिटेल चर्चा करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे हम में से बहुत सारे लोग जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो एक खौफ रहता है लोगों को कि यार एनसीईआरटी का कवरेज नहीं हो पाता। तो एनसीईआरटी का कवरेज करने के लिए और डिटेल तरीके से 100 अगर आप देखोगे डेज के अंदर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एनसीईआरटी को स्टडी IQ कोर्स एक लेके आ रहा है जिसमें कवर कराया जाएगा लाइव फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से। और 5 दिसंबर से ये कोर्स चालू हो रहा है शाम को 7 बजे। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल रेट पे अवेलेबल है। मतलब अगर आप देखोगे 1499 रुपए में, और इसमें अगर आप डीप लाइव कोड यूज करोगे तो और भी सस्ता हो जाएगा। मतलब 5000 का कोर्स जो है वो 1499 रुपए का आपको मिल रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मतलब लाइव कोर्स 1499 रुपए में आज के समय में कुछ भी नहीं है। तो आप लोग फटाफट इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा बैच 9 भी जो चालू हो रहा है उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें मैं ज्योग्राफी की क्लासेस लूंगा 30 नवंबर से सुबह 8 बजे। तो कोड है डीप लाइव। तो एक बड़ा एक्सप्लोसिव सा लीक निकल के आया है पाकिस्तान के डिफरेंट न्यूज चैनल्स में आया, जिसको बाद में बात को दबाने की कोशिश की गई कि जो पाकिस्तान के चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड आर्म सर्विसेज जनरल कमार बाजवा, उनकी फैमिली ने मैनेज किया है मिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपीज जो है, पाकिस्तानी रुपीज जो है, उन्होंने अमास कर लिया है वेल्थ। और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट प्लेटफॉर्म है फास्ट फोकस, उसने रिवील किया इस इंफॉर्मेशन को। और उनका ये मानना है कि जो टैक्स फाइलिंग का डेटा उन्होंने निकलवाया है वो करंट, अगर हम मार्केट वैल्यू लगाएं उनके एसेट्स की और बिजनेस जो इनकी फैमिली जिसमें इन्वॉल्व है, तो लगभग इनका 12.7 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस हो जाएगा या फिर 462 करोड़। मतलब अगर ये तो वो है जो निकल गया है। अभी तो आपको पता ही नहीं है कि इसमें से ऑलमोस्ट कितना ऐसा होगा जो नहीं भी निकल के आया होगा। तो 500 करोड़ प्लस में खेल रहे हैं भाई साहब। बाजवा साहब ने सही बाजी लगाई है यहाँ पे। तो 500 करोड़ में इनकी पूरी फैमिली जो है अब रिटायर होते होते कमा के जा रहे हैं। और अभी हम जब अब डिटेल में देखेंगे इस इशू को, तो आप देखोगे कि इनकी इनकम कुछ भी नहीं थी 3-4 साल पहले। और अगर हम मतलब जो जनरल परसेप्शन है, अगर हम देखें कि भाई पाकिस्तान में सबसे पावरफुल एक्चुअली में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही होते हैं। दे आर लाइक ऑल किंग्स, दे आर ऑल पावरफुल। एंड सिमिलरली दिस किंग इज ऑल्सो नॉट आंसरेबल टू एनीवन एक्सेप्ट हिज कबाल। कबाल मतलब इनके आसपास के जो साथी हैं, 2-3 हाईएस्ट रैंकिंग लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, और वो भी क्या ही आंसरेबल होते हैं। उनको आपस में मतलब साठ गांठ रहती है, मिली भगत रह सबकी। और जैसे ये न्यूज बाहर आई पाकिस्तान में, उसके बाद जनरली तुरंत ही क्या हुआ, इसको न्यूज को दबाने की कोशिश की गई, वेबसाइट को बैन कर दिया गया और जो यूजर्स है पाकिस्तान में वो वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे आर्टिकल को, और ये काफी देर तक ब्लॉक रहा। बाद में इसको अनब्लॉक किया गया, बट उसमें से भी कुछ पेजेस जो है रिडैक्ट कर लिए गए थे। और इस न्यूज के बाद क्या हुआ है, जो मोहम्मद इशकदार साहब हैं यहाँ पे, ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है पाकिस्तान के, एंड ही इज ऑल्सो द स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन रेवेन्यू। जो एक तारिक मोहम्मद पाशा साहब हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि ये जो इन्फॉर्मेशन आई है इसके ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाएगी। वो आपको भी पता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में जनरल के खिलाफ तो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, रिटायर होने के बाद भले ही वो जैसे परवेज मुशर्रफ चले गए लंदन फिर UAE, उनके बाद में आप कुछ बोलते रहो, लेकिन होता तो कुछ नहीं उनका।
तो वो कह रहे हैं इलीगली अनवारंटेड लीकेज ऑफ टैक्स इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हम जांच करेंगे, जांच कमेटी बैठाएंगे और वो तारीख पे तारीख चलती रहेगी और कुछ निकलने वाला है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली बाजवा साहब भी पैसा निकाल के या तो यूएई सेटल हो जाएंगे या लंदन चले जाएंगे, ऐसी ही किसी कंट्री में चले जाएंगे जहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी और ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। तो पाकिस्तान के जनरल्स जो हैं वो बड़े सही पोजीशन में आ जाते हैं रिटायरमेंट के बाद। और मैं एक बड़ी खुफिया चीज बताता हूं आपको जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं नीचे, ये एक पाकिस्तानी टीवी एंकर एंड जर्नलिस्ट थे अरशद शरीफ, जिनको केनिया में पुलिस अथॉरिटीज ने गोली मार के कह रहे हैं कि एक एनकाउंटर हो गया या उसमें जो है मारे गए हैं। केनियन अथॉरिटीज बोल रही हैं कि ये एक्सीडेंट से हुआ था, बट अगर आप सही तरीके से बात समझोगे तो आप समझ गए हो कि ये आईएसआई का रोल है। और क्यों है आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट, जो सबसे खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि शरीफ जो थे वो एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे थे जिसका नाम था बिहाइंड द डोर्स, और वो डॉक्यूमेंट्री ये बताने वाली थी और ये रिवील करने वाली थी कि कैसे पाकिस्तान के करप्ट पॉलिटिशियंस और जनरल्स और मिलिट्री कमांडर्स ने अपनी करप्शन के पैसे से कितने अरबपति और करोड़पति बन गए। तो अगर वो ऑब्वियसली लीक हो जाती तो आपको पता है सनसनी मच जाती। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि शायद आईएसआई ने इनको केनिया में मरवा दिया। अब ये हो सकता है, ठीक है, बट ये वहां के लोगों का परसेप्शन है। बट ये भी कोई बात समझ में नहीं आती कि ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को केनियन पुलिस क्यों मार देगी। तो आप खुद भी इस चीज को जो है अपने हिसाब से असेस कर सकते हो। तो सवाल यहां उठता है कि यार पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स इतनी ज्यादा पावर कहां से आ जाती है? इंडियन जनरल के पास तो कभी नहीं होती, जो आर्मी चीफ्स होते हैं। उसका रीजन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जिस तरीके से बनाया गया, और साथ साथ हमारे जो लीडर्स रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में आप देखेंगे जो पाकिस्तान का जो कार्ड रहा है ना, हमेशा वो कार्ड रहा है कि अरे इंडिया से खतरा है, इससे खतरा है, उससे खतरा है। थ्रेट परसेप्शन कार्ड बार बार यूज करके एक इनसिक्योर पोजीशन में अपने आप को ला देते थे लोगों को, ताकि उन्हें लगता था कि भाई एक ही सोल्यूशन है इसका कि आर्मी के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, लैंड सिविलियन गवर्नमेंट। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई नेहरू जी ने शुरू में इंस्टीट्यूशंस ऐसे बिल्ड किए कि जो जनरल्स थे ज्यादा इनका दबदबा हो नहीं पाया इंडिया की पॉलिसी मेकिंग पे, इंक्लूडिंग जो डिफेंस मिनिस्टर वी के कृष्णन मेनन थे, उन्होंने जनरली जो है आर्मी जनरल्स को दे केप्ट इन चेक। सिमिलरली अगर हम देखें कि हर बार क्या होता है जब भी पाकिस्तानी आर्मी की डिफीट होती थी इंडिया के हाथों, तो वो हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं रादर देन देमसेल्व्स। उनका मानना भी, रिसेंट भी आपने देखा होगा कमाल बाजवा साहब का स्टेटमेंट आया कि जो 1971-71 की जो हार थी वो पॉलिटिकल हार थी, मिलिट्री की डिफीट नहीं थी। तो हर बार ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि भाई मिलिट्री की हार नहीं, ये जो है सिविलियन गवर्नमेंट की गलती है जो ये हम लोग हारे हैं। और महत्वपूर्ण बात सबसे ज्यादा ये है कि जो भारत का संविधान है सबसे वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको चेंज करना इतना आसान नहीं है, और वहां पे मिलिट्री की पावर जो है वो नीचे ही रखी गई है इन अ डेमोक्रेसी। इवन डेमोक्रेसी हमारे देश में तो आप देखेंगे डेमोक्रेसी में हर किसी की जवाबदेही है, बट पाकिस्तान क्या है, एक थियोक्रेटिक स्टेट है जहां पे लॉज जो है वो रिलीजन के बेसिस पे चेंज किए जाते हैं, और अल्टीमेटली वहां पे सिंगल एंटिटी जो आर्मी है वो सारे डिसीजन लेता है। स्पेशली फॉरेन पॉलिसी पे तो लेता ही लेता था, अब सारे डिसीजन वही लेता है। तो आर्मी जनरल्स क्या करते हैं, अनअसेलेबल पावर ले लेते हैं रिलीजन के नाम पे, थ्रेट परसेप्शन के नाम पे, वो सिविलियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दें, जैसे परवेज मुशर्रफ ने किया। और आप खुद ही जानते होंगे कि आज तक ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है पाकिस्तान में जिसने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया हो। 17th आर्मी जनरल आ गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने 30 प्राइम मिनिस्टर देख चुके हैं जिन्होंने अभी तक अपना कोई भी टेन्योर कंप्लीट नहीं किया। तो अगर हम इंडिया के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और डिफेंस आर्किटेक्चर की बात करें, सबसे ऊपर आपको पता है कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके साथ पैरेलल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अजीत डोवाल साहब हैं, जो हेड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। तो 2 पैरेलल रिपोर्टिंग है। उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, एंड द आर्मी एंड ऑल द 3 जो आपके चीफ्स हैं, दे रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस हैं। प्राइम मिनिस्टर के नीचे आप देखेंगे कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी बैठती है, जिसमें पीएम रहते हैं, डिप्टी पीएम तो खैर अभी कोई नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। उसके अंडर में एक ज्वाइंट चीफ्स कमेटी जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ रहते हैं, फिर डिफेंस सेक्रेटरी रहते हैं। तो बहुत हियरार्किकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे कि एक सिंगल एंटिटी यहाँ पे पावर असर्प नहीं कर सकता। और उसके बाद फिर आप देखेंगे बाकी अलग अलग विंग्स हैं, ठीक है, अलग अलग थिएटर डिविजन्स हैं, फिर लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, फिर कमांडर्स हैं। तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे इंडिया में। देखिए क्या है कि यहाँ पे पैरेलल रिपोर्टिंग कर रखी है कि भाई अल्टीमेटली आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है, उन्हीं की जवाबदेही है। प्रेसिडेंट को तो आप एज अ
सुप्रीम कमांडर मानते ही हो, बट यहां पे आप देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी रिपोर्ट करना होता है, डिफेंस सेक्रेटरी को भी रिपोर्ट करना होता है, डिफेंस मिनिस्टर को भी करना होता है, प्राइम मिनिस्टर को भी करना होता है। तो कोई एक इंसान अगर मिलिट्री की तरफ से सोचता है कि मैं पावर असर्व करके मिलिट्री कू कर दूंगा या फिर मैं तख्ता पलट कर दूंगा, तो वो इंडिया में पॉसिबल नहीं हो सकता। और चाहे आप 1970s में अब देख लें, जब इमरजेंसी भी लगा था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, तब भी मिलिट्री ने इंटरफेयर नहीं किया था। वो सिविलियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, मिलिट्री डिड नॉट इंटरफेयर। तो ये सब चीजें जो है वो भारत को बाकी सारे देशों से, स्पेशली हमारे नेबर्स पाकिस्तान, म्यांमार से अलग करती है। म्यांमार में भी जैसा आप जानते हैं कि वहां मिलिट्री कू हो रखा है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया गया है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टाग्राम पे, और कोड यूज कर सकते हैं डीप लाइव टू ज्वाइन माय लाइव फाउंडेशन बैच, जो सुबह 8 बजे से चालू होने वाला है 30 नवंबर को 18,999 में। 2 साल का कोर्स है। इसको आप EMI, UPI या जैसे भी आप प्रेफर करें वैसे ले सकते हैं। और साथ साथ भूलिएगा मत, NCERT का कोर्स भी मिलने वाला है आपको 1499 में, उसके लिए भी तो फटाफट एनरोल कर लीजिए। तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।